नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के टॉपिक वाइज तो हम आपको कवर करा ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिसमें ईवीएस पोर्शन के प्रश्न हम पहले करा चुके थे, परंतु आज के इस वीडियो में 2023 के जितने भी पेपर हो चुके हैं बीपीएससी अलग अलग जो कराती है वो सारे क्वेश्चन हम बेसिकली इसमें देखेंगे। आपको अगर याद होगा तो प्रीवियस ईयर जो यही वाला पेपर हुआ था 3.0 री एग्जाम वाला, री एग्जाम नहीं जो रद्द वाला है, उसमें ईवीएस के बहुत से क्वेश्चन आए थे, जिसमें कुछ साइंस और ईवीएस बेस्ड मिक्स क्वेश्चन देखने को मिले थे, जैसे प्रदूषण जनित विकार है और जैव विविधता हॉटस्पॉट है, प्रदूषण से पीलिया रोग। तो साइंस के भी हैं इसमें और ईवीएस पोर्शन भी है। तो कम से कम मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिले थे। जैसे गैर परंपरागत स्रोत वगैरह है, ये सब आपका ईवीएस पोर्शन में ही आपका आ जाता है। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है, ये भी सब ईवीएस पोर्शन का ही है। तो लगभग मान से चलिए 5 से 6 क्वेश्चन अकेले ईवीएस से आए थे, तो ईवीएस को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, सुंदरवन या नीलगिरी, कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर पहला मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव जो विविधता है उसकी दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र के रूप में जो है वो जाना जाता है। और इस जैव मंडल का क्षेत्र श्रीलंका से आगे भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर आपको देखने को मिलता है, लगभग 10,50,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 21 द्वीपों के साथ नतमुख, समुद्री शैवाल, समुद्री घटक, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, मैंग्रोव वन सभी के सभी आपको यहाँ शामिल देखने को मिलते हैं। खाड़ी के 3600 पौधे और जानवरों की प्रजातियों में विश्व स्तर पर जो लुप्त प्राय समुद्री गाय है और 6 मैंग्रोव प्रजातियां हैं। भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें स्थानिक है। तो मेन जो फोकस है वो जो प्रश्न में पूछा गया था उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है आपका, गैंगेटिक डॉल्फिन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है, वो उस पर विचार करना है। नीचे आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो पहला है, गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसकी रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। बात यहाँ पर हो रही है गैंगेटिक डॉल्फिन के संदर्भ में। तीसरा है कि ये इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है। और चौथा, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो आपको बताना है सही कौन सा है, पहला दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा या सभी। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका यहाँ पर सभी के सभी बिल्कुल सही हैं, जो कि हमने ऊपर ऑप्शन देखे। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है, रोक लगा दी गई है इस पे। ये दृष्टिहीन होती हैं, शिकार करने के लिए इनके द्वारा इकोलोकेशन अर्थात पराश्रव्य ध्वनियों का यूज जो है वो किया जाता है। डॉल्फिन की बात हो रही है, ये दिखाई इनको नहीं देता है तो इसलिए ये पराश्रव्य ध्वनियों का यूज जो है वो करती हैं शिकार के लिए। गंगा डॉल्फिन को 2009 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? वायु, पर्वत, महासागर, मीठे पानी के ग्लेशियर। आंसर महासागर यहाँ पर सही होगा। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन घोषणा हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी, इसको सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न जो है ये आपका हुआ था। 150 से अधिक देश समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर जो है वो सहमत हुए थे। तो वही पूछा गया था, जो लिस्बन घोषणा थी वो किसके संरक्षण से संबंधित? महासागर से। अगला है आपका 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाई जो कछुए हैं, जिसका नाम है मनोरिया एमिस, मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। ये प्रजाति हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? 2023 में ही पूछा गया। तो 4 ऑप्शन है, नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार। देखिए करंट अफेयर से थोड़ा सा मिलता जुलता है, करंट अफेयर हमने आपको कल कराई थी, जहां पर लगभग टॉप 10 या 12 कुछ वहां पर हमने पॉइंट देखे थे, उनको जरूर रट लीजिएगा, नहीं देखा हो जरूर देख लीजिएगा। तो नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या कंचनजंगा। आंसर यहाँ पर आपका नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय जो कछुए हैं
वो आपके यहाँ पर जो है वो छोड़े गए थे। नतांगी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो कहाँ का है? नागालैंड का है। स्थानीय क्षेत्रों में आम लोग इसे एटंकी कहते हैं। 1975 में नागालैंड राज्य सरकार के द्वारा नतांगी रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था और 1993 में इसी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है, जिसका नाम क्या है? SLCVC। तो तमिलनाडु, सिक्किम, असम, मेघालय। आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ जो है वो किया था, जिसमें सफेद पीठ वाले गिद्ध, लंबी चोंच वाले गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध इनकी मेजबानी करता है, जिन्हें IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली, ये संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां हैं, मिट्टी खनिजों से भरपूर है, कृषि प्रयोजन के लिए भूमि के क्षेत्र का बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है, या फिर कौन सा होगा? आंसर की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर पहला यहाँ पर, इसमें पौधे और जानवर जो हैं उनकी बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, ये आपका यहाँ पर सही होगा। और केरल की शांत घाटी में पौधे और जानवरों की बहुत दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर स्तनधारियों की 41 प्रजातियां, पक्षियों की 175 प्रजातियां, तितलियों की 164 से अधिक प्रजातियां, सरीसृप की 49, उभयचर की 47, पतंगों की 400 से अधिक प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं। यहाँ पर शेर की पूंछ वाला मकाक बंदर भी पाया जाता है, जो कि यहाँ की स्थानीय प्रजाति है। इसके अलावा भी जनजातीय समूह भी हैं, एरुलास, कुरुम्बा, मधुगास। तो इसी कारण से आंसर वहां पर दुर्लभ प्रजातियों वाला था। 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र के जंगलों को आरक्षित क्षेत्र और 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित जो है वो किया गया था। अगला है, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? 2010, 2011, 12, कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NGT से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आंसर 2010 आपका यहाँ पर सही होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो स्थापना है वो हुई थी 18 अक्टूबर सन 2010 को, और विधेयक था इसका NGT अधिनियम विधेयक 2010। इसमें मेन पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे को लेकर के जो योजना है वो बनाई गई थी। वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव NGT के अध्यक्ष यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये भी आप याद रख सकते हैं। NGT का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में ये जो है इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वस्थान यानी इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, कौन सा इनमें से होगा? इन सीटू स्वस्थानीय और दूसरा जो होता है वो होता है अपस्थानीय। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, जिसमें बात करते हैं स्वस्थानीय या इन सीटू प्रकार की जो संरक्षण पद्धति होती है, इसमें क्या किया जाता है? प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है। इसमें आता है कौन कौन से, ये आपको रटना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, अभ्यारण्य आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। वहीं अगर बात करते हैं परिस्थानिक को लेकर के या एक्स-सिटू को लेकर के, तो यहाँ पर संरक्षण प्रजाति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकाला जाता है और एक विशेष क्षेत्र या स्थान में रखा जाता है, यहाँ जहां पर उनकी रक्षा और देखभाल जो है वो की जा सके। तो पर स्थान मतलब दूसरे स्थान पर जाकर के, स्व स्थान मतलब अपने स्थान पर, सीधा सा अंतर है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो भी आपको रटने पड़ेंगे। तो इसमें प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्यजीव सफारी पार्क, जीन बैंक, बीज बैंक, ये सब आपके आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में यहाँ से बनने के चांसेस रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? ये तो सभी को पता है, आर्द्र भूमि। पर ऑप्शन में देखिए एक शुष्क भूमि भी आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है। आंसर पर आर्द्र भूमि ही यहाँ पर जो है वो सही होगा। ये संधि हुई थी 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में, इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने जो है इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा या सी शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या करती है? लाइकेन, मनुष्य, जड़ी बूटी, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर पहला लाइकेन जो आप देख रहे हैं ये जो है वो सही होगा। शुष्क प्रारंभिक अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में आपकी लाइकेन प्रजाति जो है वो कार्य करती है।
लाइकेन जो होता है ना वो वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है और शुष्कता आरंभी अनुक्रमण शुष्क भूमि में शुरू होता है और सम शुष्क स्थिति प्राप्त होने तक जारी रहता है। दोनों अवस्थाओं में सम शुष्क अवस्था समान है, अर्थात ना तो बहुत शुष्क और ना ही बहुत आर्द्र। यहाँ का समुदाय पर्यावरण के साथ निकट समावस्था में होता है। अगला है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? गेहूं का खेत, गन्ने का खेत, धान का खेत। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर धान का खेत विकल्प के अकॉर्डिंग सही होगा, क्योंकि जो धान का खेत है वो मीथेन का मुख्य स्रोत जो है आपका होता है। इसके अलावा मीथेन तेल, कोयला, गैस के निष्कर्षण प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान जीवाश्म ईंधन के दोहन के माध्यम से भी जो है ये निकलती है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग धान का खेत यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, SO2 प्रदूषण सूचित होता है आर्किड के द्वारा, मैंग्रोव, लाइकेन, कौन सा सही होगा? तो SO2 जो है वो आपका लाइकेन के द्वारा यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। SO2 उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइकेन आपको पता ही है कि वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन SO2 के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। वे SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं, इसलिए वे उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहां SO2 की सांद्रता अधिक होती है। तो वही चीज पूछा गया था कि ये जो सूचित करता है वो लाइकेन के द्वारा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 देखते हैं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कौन सा सही होगा? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य आपका गोवा राज्य में स्थित है, जो कि इनमें से कोई नहीं वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य का नाम भारतीय जो पक्षी विज्ञानी थे सलीम अली, इनके नाम पर रखा गया था। अगला है, IUCN मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। स्विट्जरलैंड में है, फ्रांस में है या फिर ऑस्ट्रेलिया, कौन सा सही होगा? तो IUCN आपका पहला ऑप्शन स्विट्जरलैंड सही हो जाएगा। फुल फॉर्म इसकी पहले हम बता चुके हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और हिंदी में फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो ये दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। स्थापना हुई थी इसकी 1948 में। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड में और इसके द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के संदर्भ में रेड जो डाटा लिस्ट है उसको भी जारी किया जाता है। रेड डाटा लिस्ट में बेसिकली जो लुप्त प्राय प्रजाति है ना उनको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? 5, 10, 15, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं। आंसर यहाँ पर आपका 10% आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा और बाकी ऊर्जा उष्मा के रूप में आपकी नष्ट हो जाती है। इसी को कहते हैं 10% का नियम और इसको लिंडमैन ने ये जो है ये दिया था, रेमंड लिंडमैन ने। प्रत्येक कोषीय स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि ये एक परितंत्र में खाद्य श्रृंखला को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? जलोद्भिद में, मरुद्भिद में, लवणोद्भिद में, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही होगा? साथ ही साथ वीडियो लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे वीडियो के, और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। और पीडीएफ के लिए लाइक का जो टारगेट है वो है 250 लाइक का। जैसे ही 250 लाइक कंप्लीट होते हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। इससे पहले हम भेज चुके हैं खनिज वाली पीडीएफ, वो सब आप वहां से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका डी, इनमें से एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। श्वसन मूल जो होते हैं वो जलोद्भिद और लवणोद्भिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा कम या ना के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ों के कुछ भाग जमीन से बाहर आते हैं और वे श्वसन में मदद करते हैं। इन्हीं को ही हम श्वसन मूल के नाम से जानते हैं। तो यही इसमें मेन नाम भी इसका पड़ा है। जमीन से जब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो जाहिर सी बात है फिर वो वायु से लेगा, वायु से लेने के लिए जमीन के बाहर उसकी जड़ें निकली होंगी। बस वही है कि वे श्वसन में मदद करते हैं, इन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। अगला कह रहा है, इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? यहां से ध्यान होगा आपको, आपका जो पीआरटी वाला पेपर रद्द हो गया था ना 3.0 वाला, उसमें भी क्वेश्चन आया था द्वितीयक प्रदूषक से। देखेंगे तो आपका पेपर है यहाँ पर, इसमें देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन आया था, द्वितीयक प्रदूषक इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? CO2, HFCO करके ऑप्शन में था। आंसर इनमें से कोई नहीं था। यहाँ पर देखेंगे क्या है, इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? पैन, SO2, ओजोन करके है। तो यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्राथमिक प्रदूषक की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया के द्वारा निर्मित प्रदूषकों को हम द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपको रटने हैं क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही बनते हैं, जिसमें ओजोन है, पैन है, SO2 जो कि ऑप्शन में दिए गए थे, ये सभी आपके द्वितीयक प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक की अगर बात करते हैं तो प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं।
जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कणिक तत्व आदि। तो इनके एग्जाम्पल जरूर रट लीजिएगा, बाकी आंसर इनमें से एक से अधिक आपका हो जाएगा। और बाकी इसी पर बेस्ड पीआरटी में क्वेश्चन था, वो मैंने आपको दिखा दिया। देखेंगे तो ईवीएस पीआरटी में बहुत ज्यादा आई थी। आप देखेंगे तो जैसे ये पशुजन्य बीमारी वाला, ये लगभग भी साइंस और ईवीएस ही पोर्शन का है। अजैविक जैविक घटक ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका है। तो मुझे लग रहा है 6 नहीं, कम से कम 10 से ज्यादा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर ईवीएस के देखने को मिले थे। वायु प्रदूषण का प्रभाव पत्तियों पर होता है, ये भी सब आपके ईवीएस ही हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि टोटल ईवीएस के क्वेश्चन आए कितने थे। 18 प्रश्न है आपका। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया? ऊपर बता चुके हैं कि ये नियम जो है वो लिंडमैन ने दिया था। आंसर यहाँ पर पहला वाला जो देख रहे हैं वो सही हो जाएगा। और इस नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, शेष ऊर्जा वातावरण में लुप्त हो जाती है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ओडम, लिंडमैन, क्लीमेंट्स, किसके द्वारा? आंसर की बात करते हैं तो ओडम के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें वाई प्रकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसने दिया था? ओडम ने। लिंडमैन ने ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम दिया था। लिंडमैन ने ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम ऊपर क्वेश्चन करा चुके हैं। अगला है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन या फिर चिपको आंदोलन? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, इनमें से एक से अधिक सही हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन भारतवर्ष जो है उसके अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध आरंभ किए गए थे। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत भी 1985 में मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए आ चुका है। ये सब जिसमें टीचर लिखा है ना, ये सब आपके पेपर में पूछे गए हैं। कोई जूनियर में पूछा गया है, कोई प्राइमरी में पूछा गया है। ऊपर वाला भी क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये बीपीएससी स्कूल टीचर में ही पूछा गया है, पेपर 252। और ऊपर जाएंगे तो बीपीएससी स्कूल टीचर पेपर 252, और ऊपर जाएंगे बीपीएससी स्कूल टीचर 52। तो सारे प्रीवियस ईयर आपके इसीलिए हम करा रहे हैं, आपको अंदाजा भी लगता रहे। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है, जो कि मैथेमोग्लोबिनेमिया, ये आपका क्वेश्चन पीआरटी में पूछा जा चुका है। इनमें से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? ये पीआरटी में पूछा गया था। इसका आंसर जो है बीपीएससी ने अपना कुछ और दिया था, फिर इस पे ऑब्जेक्शन हुआ था, बाद में आंसर इसका बदल दिया गया था। तो इसका आंसर नाइट्रेट आपका सही हो जाएगा। ये जो रोग है, नाइट्रेट में उच्च पानी और सब्जियों के सेवन, नाइट्रेट उक्त जो रसायन है उसके संपर्क में आने से होता है। जो नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं या नाइट्रेट दूषित पानी से बने खाद्य पदार्थ खाते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपका यहाँ पर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? बहुदिशिक, एक दिशिक, त्रिदिशिक? आंसर की बात करते हैं तो ये आपका एक दिशिक जो है वो होता है। आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन आपको लगभग बीपीएससी स्कूल टीचर का देखने को मिल रहा है। यही चीज मैंने कही कि ईवीएस को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ईवीएस बहुत आती है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। इसमें सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का एक संगठक है? पूछा गया है। जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका इनमें से एक से अधिक सही हो जाएगा। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक आपका जैविक घटक, एक आपका अजैविक घटक। तो जैविक घटक जो होते हैं उसमें आपका क्या आते हैं? हरे पौधे, उपभोक्ता और अपघटक। और जबकि जो आपका अजैविक घटक होता है उसमें क्या आता है? तो वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप प्रकाश, मृदा, ये सब आपके अजैविक घटक में आते हैं। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपके आया था पीआरटी में, जो भी पेपर रद्द हुआ था। ये देखिए यही था, इनमें से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? आर्द्रता, जंतु, उन्नतांश, ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे। तो जंतु इसका आंसर था। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कहीं दूसरी दुनिया से बनते हैं, आते ही नहीं सबसे हैं, बस अच्छे से आप रटिए समझिए। अगला, इनमें से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, तरल पेट्रोलियम गैस? कौन सा सही होगा? तो लैंडफिल से आपका मीथेन गैस जो है वो उत्पन्न होती है। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। लैंडफिल अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए जो गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है उसके लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है। इसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, जितनी भी गैसेज है ना, ये आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इनसे बनने के चांसेस ज्यादा जो है वो रहते हैं। ये सब आपकी लैंडफिल गैसेज हैं। अगला कह रहे हैं, इनमें से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? पादप, हिरण, शेर, पादप, मेढक, सांप, पादप, खरपतवार, मछली, ऐसे करके ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं
पहला ऑप्शन पादप, हिरण और शेर, ये श्रृंखला आहार में जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है। अगला है पर्यावरण में प्लास्टिक किसकी क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होगा, आपसे पूछा गया है। जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी, कौन सा इनमें से सही होगा? तो प्लास्टिक किसके द्वारा नहीं तोड़ सकता है, कौन नहीं तोड़ सकता है? तो आंसर यहाँ पर आपका इनमें से एक से अधिक होगा, ना ही जीवाणु, ना ही मृतोपजीवी और ना ही परजीवी। पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृतोपजीवी और परजीवी जो क्रियाएं हैं इनके द्वारा अपघटित नहीं होता है, क्योंकि सालों साल लग जाते हैं। रसायन जो होते हैं आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं, समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं और फिर हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के स्रोत जो कि कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल हैं। सौर सेल, पवन चक्कियां, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, कौन सा यहाँ सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो इनमें से एक से अधिक यहाँ पर भी सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, स्कूल टीचर ही वाले हैं। तो अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सौर, पवन, भूतापीय, बायोमास, जैव अपशिष्ट और जल विद्युत ये सभी के सभी आपके शामिल है। अगला क्वेश्चन है आपका आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आहार तंत्र, आहार स्तर, आहार जाल। आंसर आपका आहार जाल यहाँ पर सही हो जाएगा। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई और जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्य प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक आकार के जीवों द्वारा खाया जाता है और जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं और शाखान्वित श्रृंखलाओं का जाल बनता है, जिसी को हम आहार जाल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितने % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 5%, 2%, 1%, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं। आंसर आपका यहाँ पर 1% जो है वो सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाला सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? ये सब क्वेश्चन प्राइमरी में ही पूछे जा चुके हैं। जिसमें पेपर 2 लिखा है सब पीआरटी के हैं। ये क्वेश्चन पे भी काफी चर्चा हुई थी। अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर, सुंदर लाल बहुगुणा, क्योंकि इसका आंसर भी बीपीएससी ने बदला था बाद में। तो सुंदर लाल बहुगुणा आपका सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। प्रारंभ 1975 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वृक्षों की कटाई से बचाने के लिए किया गया था। इसमें गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, इन्होंने भी चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का काम किया था। अगला है आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। स्वपोषी, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो स्वपोषी आपका जो है वो सही होगा। प्रथम पोषी स्तर पर स्वपोषी जो है वो होते हैं। और उत्पादक हरे पौधे या स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा जो होते हैं वो द्वितीय जो स्तर है उस पर मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता मेढक और तृतीय स्तर पर सांप, ये सब शामिल होते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परावर्तित करता है? स्वपोषी, कुछ जीवाणु, जंतु, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं। आंसर यहाँ पर स्वपोषी जो है आपका सही होगा। स्वपोषी जीव, पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का यूज करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक जैसे शर्करा वगैरह में परिवर्तित करते हैं। ये जो जीव हैं वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीव मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। इसका यूज खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों के द्वारा किया जाता है। अब लास्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए पीआरटी में ही आया हुआ है और इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। बाकी वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ जाइएगा और एक सेकंड चैनल है उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। पहला ऑप्शन है फास्फोरस चक्र, दूसरा है ऑक्सीजन चक्र, तीसरा है नाइट्रोजन चक्र, चौथा है इनमें से एक से अधिक और पांचवा इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।